हेलो बच्चों, कैसे हो। CSN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के टर्म 2 की एग्ज़ाम में आने वाले सामाजिक विज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सामाजिक विज्ञान में आप लोग के 4 विषय हैं। एक विषय है आप लोग का अर्थशास्त्र, जो कि आप लोगों के टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए दो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। और एक विषय आप लोगों का भूगोल, और भूगोल के भी 2 चैप्टर टर्म 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दो चैप्टर के मतलब कंप्लीट प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं, तो वो भी देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के यानी इतिहास के जो आप लोगों का एक विषय है, उसके फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर जो मतलब टर्म 2 के एग्जाम के लिए 2 चैप्टर है, उसमें से एक चैप्टर है नाथसीवाद और हिटलाल का उदय। इस चैप्टर से कौन कौन से आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर आएगा, उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे और मतलब बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग जो CSN स्टडी चैनल है, इस चैनल में क्लास 9 के टर्म 2 के एग्ज़ाम के कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। जैसे साइंस का 6 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। उसके बाद मैथ का भी कंप्लीट करा रहे हैं, जैसे ब्रिज चैप्टर हुआ, हिरन का सूत्र हुआ, ये सब पढ़ा चुके हैं। हिंदी का आप लोग जैसे टर्म 2 के एग्ज़ाम के लिए 7 चैप्टर है, उसमें से आप लोग 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं। उसमें से 3 चैप्टर बाकी है, जो हाल ही में जल्द ही मतलब कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग नाथसीवाद और हिटलाल का उदय करेंगे, जो कि आप लोगों के एक इतिहास का विषय है। देखिए, इतिहास है तो इतिहास में क्या होता है कि इतिहास जो विषय है ना, इसमें आप लोग इतिहास विषय है जो, तो इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है इतिहास का। देखिए, इतिहास में थोड़ा लंबा लंबा होता है प्रश्न उत्तर। क्यों होता है लंबा लंबा? क्योंकि कहानी है ना, वो कहानी जैसे कहानी को तो हम याद नहीं ना कर सकते। तो इतिहास पढ़ने का नियम क्या है, जो हम मतलब जो हम शुरू से लास्ट तक जितना प्रश्न उत्तर रहेगा, उसको 4 से 5 बार पढ़ लेंगे एकदम आसानी से, और उसके बाद समझ लेंगे। बस यही तो है इतिहास मतलब हार्ड कहा है, ये तो कहानी है। कहानी को हम लोग अगर अच्छे से समझ लेंगे और उसको हम एग्जाम में लिख देंगे तो बस हो जाएगा। मतलब प्रश्न उत्तर के ये नहीं लिखना कि जो पढ़ा रहे हैं या जो पासपोर्ट में मिल रहा है वही हूबहू लिखना है। हमें लिखना है कि उस कहानी में हम देख कर हम क्या समझे, पढ़ के क्या समझे, वो सब लिखना है। तो इतिहास में कुछ डरने की बात नहीं है, और इसमें याद करने की बात याद नहीं करना है। इसको हम लोग कम से कम 5 से 6 बार पढ़ लेंगे, और उसमें जो जो समझ में आएगा कहानी, उसी को परीक्षा में लिख देना। तो इसमें ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि नाथसीवाद और हिटलाल के उदय का कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि अब पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है 1 नंबर कि वाइमार गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। मतलब वाइमार गणराज्य जब बना, जर्मन साम्राज्य पहले थे, और जर्मन साम्राज्य के बाद जब आया वाइमार साम्राज्य, तो उसके सामने क्या क्या समस्याएं थी। तो उसके सामने 2 प्रकार की समस्याएं देख सकते हैं। एक आर्थिक संकट देख सकते हैं, और एक देख सकते हैं राजनीतिक संकट। आर्थिक संकट क्यों हुआ था? आर्थिक संकट ये इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और प्रथम विश्व युद्ध होने के बाद सभी वस्तुओं के दामों में वृद्धि हुई, बहुत महंगाई आ गई। उसके बाद देश का कर्ज बढ़ गया, ये आर्थिक संकट आया। और एक आया जो आप लोगों का यहाँ पर है, जो आया राजनीतिक संकट। तो राजनीतिक संकट में अनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी नियम अपनाया गया था। तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंध क्या होता है उसके बारे में भी समझेंगे। तो पहले चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं कि वाइमार गणराज्यों के सामने क्या समस्याएं थी। तो उत्तर है कि वाइमार गणराज्यों का जन्म प्रथम विश्व युद्धों में पराजित जर्मन साम्राज्यों के ध्वंसावशेष पर हुआ। देखिए, पढ़ने के बाद समझ में आएगा कि वाइमार गणराज्यों का जर्मन प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका उदय हुआ। फिर वाइमार गणतंत्र द्वारा कोई समस्याओं का सामना किया गया। 1 नंबर है आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध दोनों ही पक्षों के लिए महंगा साबित हुआ, किंतु युद्ध के बाद संसाधनों में आई कमी, बढ़ते कर्ज तथा ब्याज की बड़ी राशि के कारण, उसके बाद है आगे, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षति की मात्रा दूनी होगी। इसके अतिरिक्त युद्ध और क्षतिपूर्ति ने भी वाइमार गणराज्यों के सामने घोर आर्थिक संकट पैदा कर दिया। तो ये हो गया आर्थिक संकट। अब आया राजनीतिक संकट। देखिए, राजनीतिक संकट मतलब इसमें कुछ ऐसा संकट नहीं था, लेकिन जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपनाया गया था उसमें इसको कुछ संकट पड़ा था। तो देखिए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी क्या होता है। मान लेते हैं कि आपको हम बाजार से दे दिए कि 10 रुपये वाला कलम लाइए। तो आप बाजार गए 10 रुपये वाला कलम लाने के लिए, लेकिन आप बाजार गए तो 10 रुपये वाला कलम आपको नहीं मिल रहा है। तो आप
कुछ कलम आपके लिए तो ज़रूरी है ना कि आपको लिखना है, कलम तो हमें लाना होगा। तो अगर 10 रुपये वाला कलम हमें नहीं मिल रहा है तो हम 5 रुपये वाला कलम तो ला सकते हैं ना। तो मतलब हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला ये हो गया कि हम सबसे पहले सबसे बेहतर वाला लेंगे। अगर सबसे बेहतर वाला नहीं मिल रहा है तो 10 रुपये वाला नहीं मिल रहा तो हम ढूंढेंगे 8 रुपये वाला। अगर 8 रुपये वाला नहीं मिल रहा है तो हम 7 रुपये वाला मिलेंगे। फिर 7 रुपये वाला कलम नहीं मिल रहा है तो 5 रुपये वाला मिलेंगे। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व ये होता है कि सबसे पहले हम अपना सबसे बेहतर वाला ढूंढेंगे, उसके बाद अगर वो नहीं मिलेगा तो उसके बाद हमें तो लेना ही नहीं ना, कलम तो हमें लेना होगा, इसके बिना तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो वही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सबसे पहले सबसे बेहतर को लिया जाता है, उसके बाद उस नीचे नीचे करते जाते हैं। तो देखिए राजनीतिक संकट क्या था। हालांकि राष्ट्रीय सभा द्वारा वायमार गणराज्यों को विकास तथा सुरक्षा के रास्ते पर लाने के लिए एक नए जनतांत्रिक संविधान का निर्माण किया गया, किंतु यह अपने उद्देश्य में असफल रहा। संविधान में बहुत सारी कमजोरियां थी, जैसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व संबंधी नियमों तथा अनुच्छेद 48 के कारण एक राजनीतिक संकट पैदा हुआ, जिसने तानाशाही के हाथों वायमार गणराज्यों का हत्या का रास्ता खोल दिया। तो ये था राजनीतिक संकट। ठीक है, देखिए सब पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, याद करने जाएगा तो ये कठिनाई होगा, याद भी नहीं रहेगा। जैसे अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मन में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी। तो क्यों मिलने लगी, तो देखिए कहानी को समझे पढ़ेंगे ना, जो उत्तर पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाएगा। वायमार गणराज्यों के असफल होने के बाद जर्मनी में एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति थी। 1932 में हुए चुनाव में 32% मत प्राप्त कर नात्सीवाद सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, मतलब जो वहाँ पर चुनाव हुआ था। इससे लोकतंत्रवाद की शून्यता को जनता का समर्थन प्राप्त कर भर लिया। यह नात्सी पर्चा तथा हिटलर के नारे का प्रभाव था। उसने एक शक्तिशाली, समृद्ध तथा खुशहाल जर्मनी का सपना देखा। उसने सोचा कि इसे सपने को जनता की सहभागिता के बिना पूरा करना संभव नहीं है। फलतः उसने सफलतापूर्वक लोगों की भीड़ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। वह बड़ी चतुराई से अपनी राजनीतिक विरोधाभास की खत्म करने लगे। फिर है हिटलर युद्ध, जर्मनी युवाओं की सेना में भर्ती होने का आह्वान तथा प्रजातीय विभेदीकरण जैसी नीतियों को त्वरित जन समर्थन हुआ। हिटलर जनता की इच्छा को समझने में माहिर थी। यह वही जनता थी जिसके आत्मसम्मान को युद्धों में पराजय तथा वर्षाई के अपमानजनक संधि से गहरा धक्का लगा था। हिटलर ने लोगों को उनका आत्मसम्मान लौटाने के वादा किए और राजनीतिक आर्थिक संकट का दौर था, जिससे हिटलर के छद्म नारे ने अपने काम किया तथा जर्मनी में नात्सीवाद लोकप्रियता हो गया। तो इस तरह हो गया लोकप्रियता नात्सीवाद। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नात्सी सोच के खास पहलू कौन से थे। तो मतलब इसमें क्या क्या खास पहलू थे। तो देखिए नात्सीवाद जब अपनाया गया था तो इसमें असमानता थी, मतलब समानता नहीं थी। इसमें जो उच्च स्तर के जाति के लोग थे उसको ज़्यादा मतलब सम्मान दिया जाता था, और जो निम्न स्तर के थे उसको सम्मान ज़्यादा नहीं मिलता था। तो मतलब समानता नहीं थे बोल सकते। तो नात्सी सोच के खास पहलू थे, लोगों के बीच कोई समानता नहीं बल्कि केवल एक प्रजातीय वंशानुक्रम है। फिर नीली आंखें वाली नार्दिक जर्मन आर्य वंशानुक्रम में सबसे श्रेष्ठ तथा यहूदी लोग सबसे हीन लगे। मतलब जो जर्मन आर्य थे उसको सबसे श्रेष्ठ माना गया, जो यहूदी लोग थे उसको सबसे हीन माना गया। यानी बोल सकते कि समानता नहीं थे, असमानता थे। उसके बाद है कि नात्सियों का मानना था कि श्रेष्ठ प्रजाति रहेगी तथा हीन प्रजाति को नष्ट होना पड़ेगा। फिर इनके विचार का एक दृष्टिकोण भू राजनीतिक विस्तार अर्थात लेवेसरब था। इसके तहत उन्हें बस्तियों के लिए, अपने क्षेत्रों के लिए विस्तार का इजाज़त थी। तो इस तरह का उसका मतलब खास पहलू थे उसमें, ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि नात्सियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसा रहा। देखिए नफरत पैदा करना असरदार इसीलिए था कि नात्सियों और यहूदियों के बीच तो मतलब पुराने से मतलब जो नात्सिया थे वो तो यहूदियों से घृणा करते थे। नात्सी कौन थे, नात्सीवाद ईसाई थे। तो ईसाई लोग यहूदियों से घृणा करते थे और यहूदियों को मतलब उसी का हत्यारा माना जाता था। तो एक दूसरे के दोनों मतलब दुश्मन मान सकते हैं। तो नात्सियों ने मध्यकाल में यहूदियों की निम्न स्थिति के सफलतापूर्वक शोषण किया, क्योंकि परंपरागत रूप से ईसाई यहूदियों से घृणा करते थे। यहूदियों को यीशु का हत्यारा माना जाता था, उन्हें सांस्कृतिक हत्यारा माना जाता था तथा जमीन खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्हें शोषक महाजन के रूप में देखा जाता था।
फिर आगे है, देखिए ये सब कहानी है केवल। जैसे ईसाई को मौका मिलता है वे संगठित रूप से यहूदियों को सामूहिक नरसंहार करते थे। नरसंहार यानी हत्या बोल सकते हैं। इसके फलस्वरूप बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, किंतु नाज़ियों का कहना था कि यह समस्या का समाधान नहीं है। वे यहूदियों को समूल नष्ट करने में विश्वास करते थे। ईसाई समझते थे कि यहूदियों के पूरा वंशज को ही नष्ट कर दिया जाए। इन ऐतिहासिक धारणाओं को पोस्टर, फिल्म, पर्चियों, नारे, रेडियो आदि के माध्यम से नाज़ियों द्वारा किए गए प्रचार में यहूदियों के विरुद्ध लोगों के मन में घृणा फैलाई गई। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। देखिए आप लोग सोचिए, जैसे अभी भी वोट होता है तो हम लोग जनता को, जैसे जो नेता लोग आते हैं, जनता पर कैसे नियंत्रण करते हैं। तो क्या करते हैं, युवाओं मतलब एक बोल सकते हैं कि विचार में परिवर्तन करते हैं। तो युवाओं का विचार में परिवर्तन, स्कूल बच्चों का विचार परिवर्तन, देख लेते हैं कि क्या क्या विचार में परिवर्तन क्या था। तो जैसे नाज़ी सरकार ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। एक नंबर है कि युवाओं का विचार परिवर्तन। बाल्यावस्था यानी बचपन से ही नाज़ी सरकार ने बच्चों के मन मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया। जैसे जैसे वो बड़े होते गए उन्हें वैचारिक प्रशिक्षण द्वारा नाज़ीवाद की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, अब स्कूल के विचार में भी परिवर्तन किया गया। स्कूल के बच्चों के विचार में परिवर्तन किस तरह किया गया कि उसके आधार पर जो सिलेबस तैयार किया जाता था, उसके सिलेबस को ही स्कूल में मतलब ये कानून बनाया गया कि उसी के सिलेबस के आधार पर जो पुस्तक बनाया गया उसी को स्कूल में पढ़ाया जाए। तो स्कूली बच्चों का विचार परिवर्तन। नाज़ी सरकार ने अपनी विचारधारा पर आधारित नए पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तक तैयार करवाए। कोई युवा चित्रकारिता कार्यक्रम बनाए गए। इन सबके द्वारा इन नम्रता तथा कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया गया। इनसे कहा जाता था कि वे यहूदियों से घृणा तथा हिटलर की पूजा करें। हिटलर यानी यहाँ पर हुआ नाज़ीवाद। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं। अगला है कि खेल गतिविधियाँ। खेल गतिविधियों में उस तरह के खेल को लाया गया जिसमें हिंसा ज़्यादा उत्पन्न हो। जैसे उन सभी खेल गतिविधियों, जैसे खासकर बॉक्सिंग बोल सकते हैं, को प्रोत्साहित किया गया जो बच्चे में हिंसा तथा आक्रामकता की भावना पैदा करती थी। उसके बाद लड़कियों के विचार परिवर्तन। लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी कि उन्हें अच्छी माँ बनना था तथा शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों को लालन पालन करना था। तो इस तरह के उसके विचार में भी परिवर्तन किया गया था। उसके बाद ही और सारे कुछ पॉइंट है। तो आप लोग जैसे ये जरूर नहीं है कि यहाँ पे जितना पॉइंट दिखा रहा है सभी पॉइंट को दिखाना है। ये जरूर नहीं है कि आपको मतलब जैसे समझ में आएगा जिस तरह का आप पॉइंट देख सकते हैं एग्जाम में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला है कि औरतों के बीच भेदभाव। औरतों के बीच उनके बच्चों के आधार पर भेदभाव किया जाता था। एक अवांछित बच्चे की मां होने पर औरतों को दंडित किया जाता था तथा जेल में कैद कर दिया जाता था, किंतु बच्चों को शुद्ध आर्य प्रजाति के होने पर औरतों को सम्मानित किया जाता था तथा इनाम दिया जाता था। उसके बाद आर्यों के आर्थिक हितों की रक्षा। आर्य प्रजाति के लोगों के लिए आर्थिक अवसरों की भरमार थी। उन्हें रोजगार दिया जाता था। उनके व्यापार को सुरक्षा दी जाती थी तो सरकार की तरफ से उन्हें हर संभव सहायता दी जाती थी। ठीक है, अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि नाज़ी प्रचार। जनता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने में नाज़ियों द्वारा विशेष पूर्व नियोजित प्रचार का सर्वाधिक योगदान था। नाज़ियों ने आबादी के विभिन्न हिस्सों को अपील करने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने इस आधार पर उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया गया कि केवल नाज़ी की उनके हर समस्या का हल ढूंढ सकते थे। तो देखिए ये सब याद करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ लीजिएगा 5 से 6 बार और समझ लीजिएगा कहानी को। उसके बाद आप लोग आसानी से परीक्षा में लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।